नमस्कार। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अनुक्रम और समांतर श्रेणी, सीक्वेंस एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको कई बार एपी से भी व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले हम परिचित होते हैं अनुक्रम से। हमारे सामने कई बार इस तरह की स्थिति बनती है कि हमें समुच्चय के अवयव इस प्रकार प्राप्त होते हैं 1, 1/2, 1/3, 1/4। तो ये जो अनुक्रम एक किसी विशेष नियम से प्राप्त हो रहे हैं, इनको हम कहते हैं सीक्वेंस। ये सारे अवयव 1, 1/2, 1/3 ये उस सीक्वेंस के पद कहलाते हैं। जैसे कि पहला पद 1/1, दूसरा पद 1/2, तीसरा पद 1/3, चौथा पद 1/4। तो इस तरह से हम व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि इसका nवां पद n 1/n होगा, और जहाँ n के मान हम रख रहे हैं 1, 2, 3, 4। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4 के संगत हमें पदों के मान प्राप्त हो रहे हैं A1, A2, A3, A4। तो इस तरह से यह एक सीक्वेंस बन रही है। 1, 1/2, 1/3 ये एक सीक्वेंस बन रही है, और ये इसके पद कहलाते हैं। तो इन जनरल हम किसी सीक्वेंस को an से व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ an का अर्थ होता है nवां पद। और इसी के साथ में एक दूसरी चीज़ और जुड़ी हुई है कि यदि A1, A2, A3 कोई अनुक्रम हो, तो इनका यदि हम योग करके लिखते हैं तो उसको कहा जाता है सीरीज या श्रेणी। तो हमें एक तो अर्थ ये समझना चाहिए कि श्रेणी और श्रेणी दोनों अलग अलग चीज़ें। श्रेणी का अर्थ होता है सीक्वेंस, और श्रेणी का अर्थ होता है योग। तो ये इस तरह से यदि A1 से लेकर के AN तक कोई अनुक्रम हो, सीक्वेंस हो, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN ये एक सीरीज का निर्माण करेंगे, श्रेणी का निर्माण करेंगे। आइए अब और उदाहरण देखते हैं। जैसे 1, 3, 5 इस तरह का जो समुच्चय है, इसमें एक जो श्रेणी जो सीक्वेंस बन रही है वो 1, 3, 5 इस तरह की बन रही है। और हम देख सकते हैं ये जो अवयव हैं ये विषम संख्याएं हैं। तो इसका जो nवां पद होगा वो हमें होगा प्राप्त होगा 2n-1, n बराबर 1, 2, 3। और चूंकि 31 पर समाप्त हो रही है, इसलिए n का मान हमें लेना होगा 1 से लेकर 16 तक। अगला उदाहरण 1, 1/2, 1/3। तो ये 1/n इसमें nवां पद है, और n के मान हम ले रहे हैं 1 से लेकर के 8 तक। तब इस समुच्चय के पद प्राप्त हो रहे हैं या सीक्वेंस के पद प्राप्त हो रहे हैं। अगला उदाहरण है 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। ये एक सीक्वेंस बन रही है, अनुक्रम बन रहा है, और जो एक समुच्चय के पदों से मिलकर के बन रहा है, अवयवों से मिलकर के बन रहा है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका जो nवां पद होगा उसको हम an = 1/2n से व्यक्त कर सकते हैं। और जब हम n के मान 1, 2, 3 इस तरह से देते जाएंगे तो ये सारे पद हमें प्राप्त होते जाएंगे। और देख सकते हैं हम उदाहरण कि यदि nवां पद n/n+1 हो और n का मान 1, 2, 3, 4 इस तरह से रखते जाएं, तो ये एक सीक्वेंस हमें प्राप्त होगी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि किसी व्यापक पद में यदि n के मान हम 1, 2, 3, 4 रखते जाते हैं तो हमें एक सीक्वेंस प्राप्त होती जाती है। तो इस तरह से हमने सीक्वेंस की अवधारणा को समझ लिया है। अब यदि हमें कोई nवां पद दिया हो तो उसके हिसाब से हम सीक्वेंस ज्ञात कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अनुक्रम 2n+3 के प्रथम 4 पद लिखिए। तो यहाँ पर an का मान दिया हुआ 2n+3, इसमें 4 पद लिखना है, इसलिए n का मान 1, 2, 3, 4 ये रखने पर, और a1 का मान जब हमने n बराबर 1 रखा तो 2 × 1 + 3 = 5। इसी तरह से a2, a3, a4, और इनके मान जो आ रहे हैं वो 5, 7, 9 और 11 हैं। तो इस तरह से हमने इस अनुक्रम के 4 पद ज्ञात कर लिए। ठीक इसी ढंग से उदाहरण 2 देखें हम। उदाहरण 2 में भी हमें
4 पद निकालना है तो n बराबर 1 2 3 4 रखा और पहले n की जगह पर 1 रखेंगे तो पहला पद मिलेगा, जिसको सॉल्व किया तो -1/3 मिल रहा है। दूसरी बार में n बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पर n के स्थान पर 2 रखा तो ये दूसरा पद हमें 0 मिल रहा है। तीसरी में a3 ज्ञात करने के लिए n बराबर 3 रखेंगे, यहाँ पर 3 रखा तो 3 - 2/3 यानी 1/3 और इसी प्रकार चौथा पद। अगला उदाहरण है, इसमें 20वां पद ज्ञात करना है तो n बराबर 20 रखना है और इसको हल करना है। एक विशेष अनुक्रम जिसको फिबोनाची अनुक्रम कहते हैं वो इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा। तो उसके पद ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है वो ये है कि a1 और a2 बराबर 1, यानी पहला और दूसरा पद तो 1 लेना है और 2 से बड़े पदों के लिए ये सूत्र रहेगा। तो अब हम देखें, पहला पद और दूसरा पद तो हमने 1 ले लिया है, अब तीसरा पद हमें ज्ञात करना है। तो तीसरे पद के लिए ये फार्मूला रहेगा an-1 प्लस an-2 यानी a2 प्लस a1, और a2 और a1 के मान हमें मालूम है तो 1 + 1 यानी 2 हो गया। अब a3 मालूम पड़ गया तो a4 के लिए फार्मूला बन जाएगा a3 प्लस a2। देख सकते हैं ये फार्मूला है an = an-1 प्लस an-2, यानी एक इसमें से कम किया और फिर उसके बाद में 2 कम किए तो a4 यानी a3 प्लस a2 इनके मान रख दिए हमने। फिर इसी प्रकार a5 यानी a4 प्लस a3 मान रख दिए। तो सारे पद हम ज्ञात कर सकते हैं इसके। तो ये अनुक्रम कहलाती है फिबोनाची अनुक्रम। अब हमें ज्ञात करना है अगला हिस्सा an+1/an का मान, यानी जब n बराबर 1 है तो हमें ज्ञात करना है a2/a1, क्योंकि n के स्थान पर 1 रखेंगे हम। तो a2/a1 तो ये मान जो हमने ज्ञात किए हुए हैं इसमें से हम इसमें रख देंगे। n बराबर 2 है तो a3/a2 का मान ज्ञात करना है, तो हमने मान रख दिए और इसको हल कर लिया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि n बराबर 3 4 5 तक हम इनके मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा अभीष्ट हिस्सा हो गया, ये एक सीक्वेंस हो गई। अगला उदाहरण है हमारे सामने कि अनुक्रम n के प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात करना है। तो प्रथम 10 पद यानी 1 2 3 4 10 तक जोड़ा है इनको। अब इस तरह के सवालों को हल करने का एक जो तरीका होता है वो ये होता है कि हम इनको उल्टे क्रम से लिखते हैं। हालांकि ये छोटा प्रश्न है, आप चाहें तो इसको सीधे भी जोड़ सकते हैं, लेकिन इस सवाल के माध्यम से हम एक तरीका सीखने वाले हैं जिसके द्वारा हम एक व्यापक सूत्र प्राप्त करेंगे। तो केवल उस हिसाब से इस सवाल को हम देखें यदि, तो इस प्रश्न में 10 तक के अंकों को हमने उल्टे क्रम में लिखना शुरू किया। देखिए, ये पहले 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7 और आखिरी में आ गए 1 तक। अब ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ कि जब हम इस समीकरण और इस समीकरण को जोड़ेंगे तो हम क्या देख रहे हैं, s और s 2s। अब 1 और 10 को जोड़ा तो हमें प्राप्त होगा 11, फिर 2 और 9 को जोड़ा तो 11 प्राप्त हो रहा है, 3 और 8 को जोड़ा तो 11 प्राप्त हो रहा है, 4 और 7 को जोड़ा तो 11 प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से आखिरी तक भी देख सकते हैं हम, 10 + 1 को जोड़ा तो 11 प्राप्त हो रहा है। तो ये 11 जो हमें प्राप्त हो रहे हैं, ये चूंकि 10 पद है तो 10 बार प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये 10 बार प्राप्त हो रहे हैं 10 पदों तक, यानी इसका अर्थ ये हुआ कि 10 × 11 और 2s बराबर 10 × 11 यानी s बराबर 10/2 × 11। तो इसको हल करने पर हमें 55 प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रश्न को आप इस ढंग से देखें कि हम जब किसी अनुक्रम के n पदों का योगफल ज्ञात करना हो तो उस स्थिति में हम इसी ढंग से सूत्र की व्युत्पत्ति करेंगे, जो हम आगे देखेंगे। तो आइए अब देखते हैं प्रश्नावली 11A के सवाल, तो जिनको आप आसानी से हल कर पाएंगे। इसमें प्रथम 5 पद निकालना है तो n बराबर 1 2 3 4 और 5। तो इस तरह से 5 पद आपके ज्ञात हो जाएंगे। तो ठीक इसी ढंग से प्रश्न क्रमांक A से लेकर 6 तक आपको हल करना है, जिनमें 5 पद ज्ञात करना है। फिर प्रश्न क्रमांक 7 में
आपको सातवां पद ज्ञात करना है, यानी ए का मान आपको 7 रखना है और उसको हल करना है। इसमें 10 रखना है, हल करना है। इस तरह से 9 तक आप कर लेंगे। और अब यहाँ पर अनुक्रम दिया हुआ है a1 बराबर 3 और n से बड़े 1 से बड़े मानों के लिए ये सूत्र। तो n से 1 बड़े मानों के लिए सूत्र यानी a2 के लिए यदि हमें सूत्र निकालना है तो ये हो जाएगा a2 बराबर 3a1 प्लस 2। अब चूंकि a1 का मान हमें मालूम है तो हम a2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। फिर a3 का मान ज्ञात करना है तो a3 इज इक्वल टू 3a2 प्लस 2। अब हम a2 का मान निकाल चुके हैं, वो मान यहाँ रख देंगे। तो इस तरह से हम a1, a2, a3, a4 और a5 यानी 5 पद हम ज्ञात कर लेंगे। और 5 पद ज्ञात करते ही हमें वो अनुक्रम ज्ञात हो जाएगा। फिर अगला हिस्सा पूछा है संगत श्रेणी ज्ञात करना है, यानी उन 5 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को भी आप आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक ही इसी ढंग से प्रश्न है 11वां, इसको भी आप हल कर पाएंगे। और 2n-1 10 पदों को ज्ञात कर अनुक्रम को ज्ञात करेंगे और उसके 10 पदों को जोड़ेंगे तो ये 10 पदों का योगफल ज्ञात हो जाएगा। आप लोगों की सुविधा के लिए उत्तर भी दिए हुए हैं, तो इन प्रश्नों को आप स्वयं हल करके देखें। फिर इन प्रश्नों को आप आसानी से हल कर लेंगे, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं समांतर श्रेणी पर। श्रेणी, तो आप ध्यान रखें श्रेणी और श्रेणी। श्रेणी का अर्थ होता है प्रोग्रेशन या सीक्वेंस और श्रेणी का अर्थ होता है, जैसा हम देख चुके हैं, योग। तो यहाँ पर हमें पढ़ना है समांतर श्रेणी। देखिए पहले हम उदाहरण से देखें। जैसे उदाहरण है 1 2 3 4, तो हम देख रहे हैं कि हर पद में एक एक का अंतर है। 1 3 5 7, तो हम क्या देख रहे हैं, हर पद में 2 2 का अंतर है। 7 और 5 का अंतर देखें तो 2, 5 और 3 का अंतर देखें तो 2। इसी प्रकार अगला उदाहरण 2 5 8 11, इसमें हम क्या देख रहे हैं, 3 3 का अंतर है। 5 और 2 में 3 का अंतर, 8 और 5 में 3 का अंतर, 11 और 8 में 3 का अंतर। और देख सकते हैं हम 9 5, तो 5 माइनस 9 यानी -4, 1 माइनस 5 यानी -4, -3 -1 यानी -4। तो यहाँ हम देख रहे हैं हर पद में माइनस का अंतर है, -4 का अंतर है। तो ये जो सीक्वेंस है इसमें अंतर धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो व्यापक रूप से यदि हम देखें कि अगर धनात्मक अंतर है तो हम कैसे देख सकते हैं कि पहला पद, फिर उसमें b का अंतर है यदि, तो a प्लस बी, फिर अगला a प्लस 2b हो जाएगा, जुड़ता जाएगा वो। और यदि अंतर ऋणात्मक है तो हम पदों को देख सकते हैं a माइनस बी, a माइनस 2b, a माइनस 3b। तो ये जो सीक्वेंस हमें प्राप्त हो रही है इसको कहा जाता है समांतर अनुक्रम या समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम सीरीज की बात करते हैं। वो श्रेणी की बात की हमने, अब समांतर श्रेणी। तो यदि a1 a2 a3 एक समांतर श्रेणी में है यानी सीक्वेंस में है, तो ये व्यंजक जो है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an, इसको हम कहते हैं समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक सीरीज। अब जैसे मान लीजिए कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस, इसमें 16 पद हैं, तो ये इनको यदि योग के रूप में लिखा तो ये एक सीरीज का रूप लिया हुआ है, श्रेणी का रूप लिया हुआ है। इसी तरह से a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस n-1 ये इसमें n पद हैं, तो ये सीरीज बन गई जिसके अवयव ये दिए हुए हैं, n अवयव। और अनंत श्रेणी का अर्थ ये हुआ कि जिसमें पदों की संख्या अनंत हो, असीमित हो। अब किसी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना। देखिए अब हम जनरलाइज कर रहे हैं और हम सूत्र प्राप्त करने की स्थिति में आ रहे हैं। हमें क्या दिया हुआ है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वंतर d। d यानी वो अंतर जो हर पद के पहले वाले पद से होता है। तो यदि दूसरा पद हमें प्राप्त करना है तो वो क्या हो जाएगा, a प्लस डी। तीसरा पद हमें ज्ञात करना है तो a प्लस 2d हो जाएगा। चौथा पद ज्ञात करना है तो a प्लस 3d। पांचवा पद a प्लस 4d। इस तरह से हम हर पद में d जोड़ते जाएं तो हमें समांतर श्रेणी प्राप्त होती है।
अब a प्लस डी को हम लिख सकते हैं a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि ये दूसरा पद है तो यहाँ हम देख सकते हैं 2 आ रहा है। तीसरे पद को लिख सकते हैं a प्लस 2d को a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पर तीसरा पद है तो यहाँ पर 3 आ रहा है। चौथे पद में a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, पाँचवें पद में a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए एक नियम बनने लगा कि अगर यहाँ पर पाँचवा पद है तो यहाँ पर 5 आ रहा है। अब इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि nवा पद हो तो यहाँ पर nवा पद हो तो यहाँ पर n आएगा, तो सूत्र हमें मिल गया nवा पद यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये हमारे पास में सूत्र आ गया है, इसके आधार पर हम हमारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यदि हमें कोई सा भी पद ज्ञात करना हो तो हमारे सामने क्या प्रश्न होना चाहिए कि उस पद का अनुक्रम का प्रथम पद क्या है और कौन सा पद हमें ज्ञात करना है, n का मान हमें ज्ञात होना चाहिए, तब हम nवा पद ज्ञात कर पाएंगे। तो समांतर अनुक्रम का nवा पद ज्ञात करने के बाद हम कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। अब ये जो nवा पद होता है इसको हम tn के द्वारा व्यक्त करते हैं। tn यानी टर्म, तो nth टर्म, और अगर हम इसको सामान्य भाषा में कहें तो ये nवा पद है। अब यदि किसी समांतर श्रेणी में n पद हो तो nवा पद इसका अंतिम पद कहलाता है, तो इसको लास्ट टर्म भी कहते हैं tn को। तो इसको इस फार्मूले से भी व्यक्त करते हैं l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, और इसमें l का अर्थ है अंतिम पद और n का अर्थ है पदों की संख्या, d का अर्थ है सार्वंतर यानी हर पद का पहले वाले पद से अंतर, और a का अर्थ है पहला पद। तो आइए इसके आधार पर हम इस सूत्र के आधार पर हम पदों को ज्ञात करें। पहला उदाहरण है हमारे सामने, सीक्वेंस दी हुई है 16, 11, 6। अब हम इसको देख सकते हैं कि हर पद पहले वाले से 5 कम है, जैसे 11 माइनस 16 यानी माइनस 5, 6 माइनस 11 यानी माइनस 5। तो हम देख रहे हैं कि 5 कम है यानी 5 से घट रहा है, तो इसका सार्वंतर हो जाएगा t2 माइनस t1 यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, तो ये आ जाएगा माइनस 5। डी का मान ज्ञात कर लिया हमने। अब प्रथम पद दिया हुआ है हमें 16 यानी a बराबर 16, और 21वां पद ज्ञात करना है। 21वां यानी n का मान हमें दिया हुआ है 21, तो t21 यानी 21वां पद बराबर हो जाएगा, सूत्र में मान रखा तो a प्लस 20d। अब a का मान रख दिया 20 इंटू डी का मान रख दिया माइनस 5, और इसको हल किया तो ये माइनस 84 आ रहा है। अगला उदाहरण देखें, a बराबर दिया हुआ है, d बराबर दिया हुआ है, n बराबर दिया हुआ है, तो अंतिम पद ज्ञात करना है। तो अंतिम पद होगा 50वां पद, तो l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र में a बराबर 2 रखा, d बराबर भी 2 रखा, और n का मान 50 रखा, और इस सूत्र में मान रखा और इसको हल कर लिया, तो ये हम उत्तर प्राप्त कर रहे हैं 100। अगला उदाहरण है हमारे सामने, इस श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा? 27, 24, 21, 18। तो अब हमें देखना है कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। प्रथम पद दिया हुआ है तो ये हमने लिख लिया प्रथम पद 27। फिर सार्वंतर देखें हम, तो सार्वंतर के लिए t2 माइनस t1, तो हम देख सकते हैं 24 माइनस 27 यानी माइनस 3, 21 माइनस 24 यानी माइनस 3, 18 माइनस 21 यानी माइनस 3, तो सार्वंतर हो जाएगा इसका माइनस 3। और अब माना कि इसका nवा पद शून्य है, तो nवा पद यानी tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इस tn के स्थान पर हम शून्य रखेंगे और बाकी मानों को रख देंगे। तो शून्य रखा बराबर a का मान रख दिया 27। अब n का मान हमें ज्ञात करना है, तो इस पद को ऐसे ही रखें, और d का मान हमने रख दिया -3, और इस प्रश्न को इसको हमने हल किया और n का मान हमने प्राप्त किया 10। तो इसका अर्थ ये हुआ कि दिए हुए श्रेणी का 10वां पद शून्य होगा। इसको हम प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं कि आप इसको कम करते जाएं, 27, 24, 21, 18 और 3 कम किया, और जब हम 10वें पद पे पहुंचेंगे तो वो 10वां पद हमें शून्य मिलेगा।
अगला प्रश्न देखें, समांतर श्रेणी 3, 6, 9, 12, 45 तक का अंतिम पद से चौथा पद ज्ञात करना है। तो अब सबसे पहले तो हम देखें कि हमें दिया क्या है। हमें दिया हुआ है डी का मान दिया हुआ है 3, प्रथम पद दिया हुआ है, इस हिसाब से प्रथम पद दिया हुआ है, डी दिया हुआ है और अंतिम पद दिया हुआ है 45। अब श्रेणी के अंतिम पद से चौथा पद ज्ञात करना है। तो अंतिम पद क्या होता है, टी एन इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हम चूंकि उल्टी दिशा से देख रहे हैं, अंत से चौथा पद, तो ये अंत वाली स्थिति में ये पहला हो जाएगा, तो सूत्र में ये 45 आ जाएगा। और अब अंतर जो है उल्टी दिशा में देख रहे हैं, तो जो सार्वंतर हमने यहाँ पे प्लस लिया था वो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। और चौथा पद ज्ञात करना है, तो 4 माइनस 1, इसको हमने हल किया तो ये हमें प्राप्त होगा 45 माइनस 9 इज इक्वल टू 36। इसी प्रकार अगला देखें, समांतर श्रेणी 4, 7, 10 का कौन सा पद इंकार्ण होगा। तो ए बराबर 4 दिया हुआ है, डी ज्ञात करना है, तो T2 माइनस T1 3, और मान लिया कि श्रेणी का nवा पद 91 है, तो n का मान ज्ञात करना है, तो ये nवा पद यानी 91 यहाँ पर रख दिया हमने और इसको हल किया। हल करने के बाद n का मान प्राप्त हो रहा है 30। इसका मतलब दिए हुए श्रेणी का तीसरा पद 91 होगा। किसी समांतर श्रेणी का nवा पद 2n प्लस 3 हो तो उसका 25वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें तो सीधे मान रखना है हमें, n बराबर 25 रख देंगे और हल कर लेंगे तो 25वां पद क्या हो जाएगा। क्या 302 श्रेणी का कोई पद है। अब इस चीज़ को हमें चेक करना है, तो हम देखें a बराबर 3, d बराबर T2 माइनस T1, d का मान ज्ञात कर लिया। अब मान लिया कि 302 श्रेणी का nवा पद है, तो अब इस सूत्र में मान रखा हमने 302 बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान रख सकते हैं हम, n का मान हमें ज्ञात नहीं है, d का मान रख सकते हैं, d का मान रख दिया 5। इसको हमने हल किया और हल करने के बाद n का मान जब हमने ज्ञात किया तो वो आ रहा है 304/5। और ये एक पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब कि ये एक पूर्णांक नहीं है, इसलिए 302 इस श्रेणी का कोई पद नहीं है। तो ये हमने इस तरह से इसको सिद्ध कर दिया। अगला प्रश्न, किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद 14 और 10वां पद 32 हो तो श्रेणी का 7वां पद क्या होगा। मान लिया कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वंतर d है, क्योंकि अब अगर ये दो चीज़ मालूम है तो हम कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें दिया हुआ है कि चौथा पद 14 है। अब चौथा पद होता है a प्लस 3d, तो a प्लस 3d बराबर 14 दिया हुआ है, और 10वां पद यानी a प्लस 9d बराबर 32 दिया हुआ है, तो ये a प्लस 9d बराबर 32। दो समीकरण हमें प्राप्त हो गई, समीकरण 1 और समीकरण 2। इन दोनों समीकरणों को हमने हल किया। हल करने का तरीका, 2 में से 1 को घटाया, a से a कैंसिल हो जाएगा और d का मान हमें प्राप्त हो रहा है 3। इस d के मान को हमने समीकरण 1 में रख दिया और a का मान प्राप्त कर लिया। तो इस तरह से दोनों समीकरणों को हल करके a और d के मान हमने ज्ञात कर लिए। अब चूंकि हमें 7वां पद पूछा गया है, तो T7 इज इक्वल टू होता है a प्लस 6d, मान रख दिए, a का मान रख दिया और d का मान रख दिया, इसको हल कर लिया। अगला प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी के 7वें पद का 7 गुना उसके 11वें पद के 11 गुना के बराबर है, तो श्रेणी का 18वां पद ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के प्रश्नों में हम सबसे पहले मान लेंगे कि समांतर श्रेणी का या समांतर अनुक्रम का प्रथम पद a और सार्वंतर d है, तो ये सार्वंतर d मान लिया। अब 7वां पद होता है a प्लस 6d और ये हमें दिया हुआ है
और 11वां पद होता है जिसको हम T11 से व्यक्त करेंगे a प्लस 10d। अब प्रश्न में हमको दिया हुआ है कि 7वें पद का 7 गुना 11वें पद के 11 गुना के बराबर है। तो समीकरण इस रूप में बन रही है 7T7 इज इक्वल टू 11T11। अब T7 का मान रख दिया हमने a प्लस 6d, ये हम निकाल चुके हैं T7 का मान। और इसी प्रकार से T11 का मान a प्लस 10d वो यहाँ रख दिया। इसको हल किया हमने तो हम देख रहे हैं ये समीकरण, और इस समीकरण को हमने हल किया तो -4a इज इक्वल टू 16d या a इज इक्वल टू -7d, एक समीकरण हमें प्राप्त हो गई। अब हमें ज्ञात करना है 18वां पद। तो 18वां पद होता है a प्लस 17d। तो इस सूत्र में a का मान हमने रख दिया, ये a का मान जो हमने निकाला था -17d वो यहाँ पर रखा, और ये 17d तो श्रेणी का 18वां पद होता ही है a प्लस 17d। तो a का मान रखने पर हम देख रहे हैं कि -17d और प्लस 17d आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमें 0 प्राप्त हो रहा है। तो इस ढंग से हमने सिद्ध कर दिया। अगला प्रश्न है, यदि a प्लस 1, 3a और 4a प्लस 2 किसी समांतर श्रेणी के प्रारंभ से 3 क्रमागत पद हों तो उसका 5वां पद ज्ञात कीजिए। अब हमें दिया हुआ है पहला पद a प्लस 1 T1, दूसरा पद दिया हुआ है 3a और तीसरा पद दिया है 4a प्लस 2। अब सार्वंतर ज्ञात करने के लिए d का मान ज्ञात करने के लिए तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे और वो किसके बराबर होना चाहिए, दूसरे पद में से पहले पद के अंतर के। तो यहाँ पे हमने मान रख दिए T3 माइनस T2 और T2 माइनस T1, ये मान हमने रख दिए T1 T2 और इसको जब हमने हल किया तो a का मान आ गया। अब a का मान मालूम पड़ गया हमें। अब T1 बराबर यानी पहला पद हो जाएगा a1 प्लस 1। अब a का मान रख दिया हमने 3 प्लस 1, 4 मालूम पड़ गया। और सार्वंतर d हम किस तरह से निकालते हैं, T2 माइनस T1 करके। तो T2 का मान रख दिया हमने 3a और T1 का मान रख दिया हमने a प्लस 1। इसको हल कर लिया तो ये हमें प्राप्त हो रहा है 2a माइनस 1। लेकिन a का मान हम ज्ञात कर चुके हैं 3, तो वो a का मान यहाँ रख दिया। तो ये 2 गुणित 3 माइनस 1 यानी 5, a का मान मालूम पड़ गया और d का मान मालूम पड़ गया। अब हम कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पर 5वां पद पूछा गया है तो T5 इज इक्वल टू T1 प्लस 4d। T1 का मान रख दिया है 4 और d का मान रख दिया 5, और इसको हल करने पर हम प्राप्त कर रहे हैं 24। अब संख्याओं से हम आ जाते हैं PQ के रूप में। यदि किसी समांतर श्रेणी का pवां पद Q और Qवां पद P है तो सिद्ध कीजिए उसका nवां पद P प्लस Q माइनस n होगा। और इसी के साथ हमें सिद्ध करना है श्रेणी का P प्लस Qवां पद 0 है। अब यहाँ पर संख्याओं के बजाय केवल PQ आ गया है, तो प्रश्न को हम उसी ढंग से हल करेंगे। माना कि श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वंतर d है, यह हमें मानना ही है। तब nवां पद हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये हमने nवां पद के लिए सूत्र ज्ञात कर लिया। अब हमें दिया हुआ है pवां पद q है, तो pवां पद हो जाएगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, और ये हमें दिया हुआ है q के बराबर। इसको हमने समीकरण 1 नंबर दिया। इसी तरह से qवां पद हमें दिया हुआ है p, तो qवां पद यानी n के स्थान पर q रखेंगे हम, तो a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, और वो दिया हुआ है p के। तो ये हमें समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो गई। अब जैसा हमने पिछले प्रश्न में किया था, हमारा उद्देश्य क्या है, a और d का मान ज्ञात करना। तो पहले हम d का मान ज्ञात कर सकते हैं आसानी से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। तो ये हमने घटाया तो हमें प्राप्त हो रहा है p माइनस क्यू डी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। इससे d का मान हमें प्राप्त हो गया, और d का मान हम किसी भी एक समीकरण में रख देंगे तो a का मान प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए कि समीकरण 1 में रखा हमने, और उससे हमने a का मान प्राप्त हो गया p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। अब a और d दोनों के मान प्राप्त हो गए तो हम nवां पद ज्ञात कर सकते हैं। nवां पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान हमने रख दिया जो हमने ज्ञात किया है p प्लस क्यू माइनस 1, और d का मान हमने रख दिया जो हमने ज्ञात किया है -1, और इसको हल किया हमने तो हम देख रहे हैं nवां पद हमें प्राप्त हो गया p प्लस क्यू माइनस n।
यही हमें सिद्ध करना था। इसी तरह से p प्लस क्यू पद ज्ञात करने के लिए हमें n के स्थान पर p प्लस क्यू रखना है। तो ये n के स्थान पर p प्लस क्यू रख देंगे हम, तो ये p प्लस क्यू माइनस p प्लस क्यू ये 0 हो जाएगा और यही हमें सिद्ध करना था। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखें। समांतर श्रेणी का p पद 1/q और q पद 1/p है, तो उसका p q पद हमें सिद्ध करना है 1 है। ठीक इसी ढंग का प्रश्न है ये। प्रथम पद a मान लिया, सार्वंतर d मान लिया, तो n पद हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। प्रश्न के अनुसार p पद यानी a प्लस p माइनस 1 इंटू डी ये 1/q दिया है, और q पद यानी a प्लस q माइनस 1 इंटू डी ये 1/p दिया। इनको हमने समीकरण 1 और 2 कहा है। अब हल करने के लिए यानी d का मान ज्ञात करने के लिए हमने 2 में से 1 को घटाया, तो 2 में से 1 को घटाया और 1/q माइनस 1/p एलसीएम लिया हल करने के लिए, तो ये pq p माइनस q। अब d का मान ज्ञात करने के लिए p माइनस q को अपान में लाएंगे, तो p माइनस q से p माइनस q कैंसिल हो जाएगा और हमें प्राप्त होगा d इज इक्वल टू 1/pq। और अब d का मान मालूम पड़ गया, तो a का मान ज्ञात करने के लिए इस d के मान को समीकरण 1 या 2 में से किसी में भी रख सकते हैं। मान लीजिए कि आपने समीकरण 1 में रखा, तो d के स्थान पर आपने रख दिया 1/pq और इसको हल किया। हल करने के लिए p माइनस 1 का अंदर गुणा किया pq में, तो a का मान हमें प्राप्त हो रहा है 1/q माइनस इसको उधर ले गए p माइनस 1/pq और इसको सरल किया। सरल करने के लिए pq को एक बार p में भाग दिया, एक बार 1 में भाग दिया, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा 1/pq हो जाएगा और ये 1/q माइनस 1/q और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये 1/pq हमें प्राप्त हुआ। तो ये a का मान हमें प्राप्त हो गया, d का मान हमें मालूम है, तो हम pq पद ज्ञात कर सकते हैं। pq पद होता है a प्लस pq माइनस 1 इंटू डी। मान रख दिया और इसको हल कर लिया, तो ये हल करने के बाद हमें प्राप्त हो रहा है 1 सरल करने के बाद, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक इसी ढंग से ये उदाहरण पीवे क्यूवे और आरवे पद क्रमशः ए बी सी है, तो हमें सिद्ध करना है। अब चूंकि इसमें ए बी सी प्रश्न में आ रहे हैं, तो हम प्रथम पद कैपिटल में मानेंगे। माना कि प्रथम पद ए है, कैपिटल ए है, और सार्वंतर कैपिटल डी है। इस तरह की स्थिति जब भी बने तो हम उसको स्मॉल से कैपिटल में या कैपिटल से स्मॉल कर सकते हैं, और सूत्र हमारा हो जाएगा ए कैपिटल ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो पहला पद हमें दिया हुआ है, पीवा पद दिया हुआ है ए, तो पीवा पद होता है ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, वो ए के बराबर दिया हुआ है। क्यूवा पद यानी ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, वो बी के बराबर दिया हुआ है। और आरवा पद यानी ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, वो सी के बराबर दिया हुआ है। तो इस तरह से हमें 3 समीकरण मिल रही है, 1 2 3। अब इनको हल करने के लिए हमने क्या किया, समीकरण ए में q माइनस आर से गुणा किया, क्योंकि ये हमें सिद्ध करना है। तो ये ए में q माइनस आर से, बी में आर माइनस पी से, और सी में p माइनस क्यू से गुणा किया दोनों पक्षों में और जोड़ा। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई, और राइट हैंड साइड में हमने गुणा किया, तो ये इन पदों में गुणा करने के बाद a को कॉमन ले लिया, और इसी तरह से इन पदों में गुणा करने के बाद d को कॉमन ले लिया। तो आप लोग चाहें तो पहले गुणा कर दें और उसके बाद में इसको जोड़ें। तो ये स्टेप चूँकि डायरेक्ट लिखिए, आप इसको हल करके और फिर इस स्टेप तक आ सकते हैं। तो हमने ये हल करने के बाद में यहाँ तक आ गए हैं, और हम देख रहे हैं कि a के जितने भी गुणांक हैं वो आपस में कैंसिल हो रहे हैं, यानी सारे पद कट गए हैं, तो a इंटू 0 हो गया। और d में फिर हमने अंदर गुणा कर दिया, p माइनस 1 में q माइनस आर का गुणा किया, तो एक बार p का गुणा q माइनस आर में और एक बार माइनस 1 का गुणा q माइनस आर में। इसी तरह से सारे पदों में हमने गुणा किया, और ये गुणा करने के बाद जब हम देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ पर भी सारे पद आपस में कट जाएंगे। तो ये चूँकि इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है, आप स्वयं गुणा करके देखें और आप लोग पाएंगे कि ये गुणा करने के बाद सारे पद कट गए। तो d के भी सारे गुणांक 0 हो जाएंगे और a के भी सारे गुणांक 0 हो जाएंगे।
और इस तरह से हमें उत्तर प्राप्त होगा 0। अगला प्रश्न, यदि किसी चतुर्भुज के कोण समांतर श्रेणी में हो और उसका सार्वंतर 15 डिग्री हो तो चतुर्भुज का सबसे छोटा कोण ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं और सबसे छोटा कोण हमने अल्फा मान लिया, और जितने भी अब बाकी के कोण मिलेंगे वो उनमें सार्वंतर 15 है, यानी वो 15 जोड़ जोड़ करके मिलेंगे। तो पहला पद हो जाएगा सबसे छोटा कोण अल्फा, तो दूसरा पद हो जाएगा अल्फा प्लस 15, तीसरा अल्फा प्लस 30 और अल्फा प्लस 45। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, तो ये चारों कोणों का योग 360 हो गया। अब इसको हमने हल कर लिया और हल करने के बाद अल्फा का मान हमने ज्ञात कर लिया, और यही हमें सबसे पूछा गया था। अब इस तरह के सारे प्रश्न आप लोग हल कर सकते हैं। तो आप लोगों के प्रैक्टिस करने के लिए ये सवाल दिए जा रहे हैं, इन सवालों को आप हल करें। सारे सवाल सरल हैं, और जब आप इन प्रश्नों को हल कर लेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि कितने सरल सवाल थे ये। तो इन प्रश्नों को आप हल करें, ये आपके प्रैक्टिस के लिए सवाल दिए जा रहे हैं और इनके उत्तर भी आपको दिए जा रहे हैं। तो आप इन प्रश्नों को हल करें और उत्तरों की जांच इन उत्तरों से करें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।